हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन वर्ण और वर्णों में सबसे पहले अपन स्वर के विषय में पढ़ेंगे। तो देखो, हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के हैं: स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। पिछली वीडियो में अपन पढ़ कर के आए हैं कि हिंदी में वर्ण 57 होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 44 व्यंजन होते हैं, 1 विसर्ग होता है और 1 अनुस्वार। इस प्रकार से 57 होते हैं तथा 4 प्रकार के होते हैं। और इनमें सबसे पहले अपन स्वर पढ़ते हैं। तो देखो, स्वर वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ, होठ, गला आदि परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते हैं। तो वह स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जब उनका उच्चारण किया जाता है तो जो फेफड़ों की वायु है वह बिना किसी बाधा के मुंह या नाक से बाहर निकल जाए, वो कहलाते हैं स्वर। हिंदी में 11 स्वर हैं: ए, आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। संस्कृत का ऋ स्वर पाली भाषा के समय से ही, अर्थात 2000 वर्ष पूर्व से ही स्वर के रूप में उच्चारित नहीं हो रहा है। यह रै व्यंजन की तरह बोला जाता है। दरअसल संस्कृत के ऋ स्वर का उच्चारण हिंदी में रै प्लस ई अर्थात रै व्यंजन और ई स्वर से हो गया है। लिखने की परंपरा के कारण यह संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों ऋषि, कृपा, पृथ्वी आदि में अवश्य लिखा जाता है, किंतु इसका उच्चारण तो री ही है। इसलिए री स्वर जो है वह पाली भाषा के समय से ही अब इसे स्वर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो रै और ई के संयुक्त रूप से होने लगा है। संस्कृत से आए हुए जो शब्द हिंदी में है उनमें लिखने में जरूर री स्वर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्वर के भेद स्वरों के 2 आधार पर भेद किए गए हैं: प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो मुखाकृति, उष्टाकृति, उच्चारण समय आदि क्या है? प्रयत्न के आधार पर विभाजन है और उच्चारण स्थान अपने आप में एक स्वतंत्र आधार है। तो प्रयत्न विधि के आधार पर देखो, पहला जो है वो है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है अग्र स्वर। इन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मुंह में आगे की ओर जाती है, जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, इस स्वर के उच्चारण में जिह्वा मुंह के मध्य भाग में रहती है। हिंदी में केवल एक ही स्वर मध्य स्वर है और वो है ए। तीसरे नंबर पर है पश्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुख के पीछे वाले भाग में रहती है, जैसे आ, ओ, उ, ओ और औ। तो यानी जो जिह्वा की स्थिति है कि मुंह में जब उच्चारण करते हैं स्वरों का तो कहाँ रहती है, उस आधार पर 3 प्रकार के हो गए। अग्र स्वर जब जिह्वा मुख के आगे वाले भाग में रहती है, मध्य स्वर जब जिह्वा मुख के मध्य भाग में रहती है और पश्य स्वर जब जिह्वा जो है मुख में पीछे की तरफ रहती है, वो कहलाते हैं पश्य स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर, तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं। देखो, वृतामुखी स्वर यानी नाम से ही विदित है,
बोलते समय होठ की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ओ, उ, ऊ, ओ और औ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, अपने होठों का जो आकार है वो गोल हो जाता है वृत्त के समान, तो वो वृत्तामुखी है। अवृत्तामुखी उच्चारण करते समय होठ जो है वो गोल नहीं होते हैं, वो अवृत्तामुखी है, जैसे ए, आ, ई, ए, आई। मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वर जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो देखो, सबसे पहले संवृत्त स्वर। जब जिह्वा का वृत्त भाग होता है, व्यवहार में लाया गया भाग, स्वरों के उच्चारण के लिए मुख में अधिकतम ऊंचाई पर होता है तथा मुख संवृत्त बंद हो जाता है। ऊपर और नीचे के दांत पास पास आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चारित होने वाले संवृत्त स्वर हैं ई, ऊ, ओ। अर्ध संवृत्त स्वर। उच्चारण के समय जब जिह्वा की ऊंचाई संवृत्त की तुलना में कम रहती है तथा ऊपर और नीचे के दांत थोड़े दूर होते हैं, खुलते हैं, अर्थात आधे ही बंद रहते हैं, तब अर्ध संवृत्त स्वर उच्चारित होते हैं। ये स्वर हैं ए, ओ। विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है तब विवृत स्वर का उच्चारण होता है, और विवृत स्वर है एक, वो है आ। अर्ध विवृत स्वर। जब मुख विवृत स्वर से कम खुला हुआ हो। विवृत स्वर में मुख पूरा खुला हुआ होता है, मुख खुला हुआ होता है, और अर्धविवर्त मतलब विवृत से आधा खुला हुआ, तथा अर्ध संवृत्त से अधिक खुला हुआ होता है, तब अर्ध विवृत स्वर का उच्चारण होता है, जैसे ए, ओ, आई, औ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ई, ए, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जैसे आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर है। तो यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व स्वर तो 3 ही हैं, मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगे, ए, ई और उ। इसके बाद में जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। वस्तुतः दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं होते, वरन ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में प्रियतन तथा जिह्वा के व्यवहृत भाग की दृष्टि से भी इसमें अंतर है। जिह्वा के व्यवहार में लाए गए जो भाग हैं उसकी दृष्टि से भी इसमें अंतर है। कई व्याकरण जो हैं उनमें ये दिया हुआ है कि जो दीर्घ स्वर हैं वो 2 ह्रस्व स्वरों से ही मिलकर के बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए और औ स्वर ध्वनियाँ जैसे बैल, छैल, कौन, मून आदि का प्रयोग हिंदी में मूल स्वर के रूप में होता है, संयुक्त स्वर के रूप में नहीं। मानक हिंदी में सभी 11 स्वर मूल स्वर हैं।
संयुक्त स्वर एक भी नहीं है। याद रखोगे कि सारे के सारे 11 स्वर मूल स्वर हैं, एक भी स्वर संयुक्त स्वर नहीं है। किंतु जो संयुक्त स्वर का रूप जो आपको दिखता है वह बिहारी और पूर्वी हिंदी की बोलियों में संयुक्त स्वर, जैसे ऐ जो है वो ए और ए तथा औ ए और ओ की तरह बोले जाते हैं। पल्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है, जैसे ओम में ओ को अधिक खींचने पर ओम बोला जाता है। पल्लुत स्वर संस्कृत में उच्चारित होता रहा है, यह हिंदी का स्वर नहीं है। तो यानी पल्लुत स्वर जिन स्वरों में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगे या ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, वो होते हैं पल्लुत स्वर। पल्लुत स्वर लेकिन हिंदी में प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, यह संस्कृत का स्वर है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, तो देखो तालव्य ई जीभ के तालु के पास जाने से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये दोनों तालव्य ध्वनियां हैं। तालु कंठे या कंठ तालव्य। ऐ जीभ तालु पर होती है जबकि ध्वनि कंठ से निकलती है, इसलिए दोनों स्वर कंठ तालव्य कहलाते हैं। कोमल तालव्य ए आ ओ कोमल तालव्य है। संस्कृत में ए आ कंठ से बोले जाते थे, इसलिए कंठे माने गए हैं। किंतु यानी कोई संस्कृत में आपको ए और आ कंठे मिलेंगे, लेकिन अब ये क्या है, हिंदी में कंठे नहीं है, ये संस्कृत में कंठे माने गए हैं। किंतु हिंदी में अब ये कंठ से ऊपर कोमल तालु स्थान से बोले जाने के कारण कोमल तालव्य हो गए हैं। ओष्ठे ऊ दोनों होठों के गोल होने से और वहीं से उच्चारित होते हैं, होठों से ही, इसलिए दोनों स्वर ओष्ठे हैं। ओष्ठे कंठे ओ और औ, होठ तो गोल होता है किंतु ध्वनि कंठ से निकलती है, इसलिए ओष्ठ और कंठे हैं ये ओ और औ। मित्रों, विसर्ग के विषय में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह मूलतः संस्कृत भाषा की ध्वनि है, मूल रूप से संस्कृत की ध्वनि है। हिंदी के तत्सम शब्दों प्रातःकाल दुख में विसर्ग का व्यवहार होता है। विसर्ग का उच्चारण है जैसा होता है, किंतु संस्कृत में यह है से भिन्न ध्वनि रहती है घोष व्यंजन है, जबकि विसर्ग अघोष ध्वनि है। तो घोष और अघोष ध्वनियाँ भी अपन पढ़ेंगे। तो यानी इसमें देखो जो है हिंदी में प्रयुक्त जो है वह घोष व्यंजन है, जबकि विसर्ग जो है वो अघोष ध्वनि है और विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल्य भी कह सकते हो होने के कारण विसर्ग की ध्वनि है जैसी ही हो गई है और संस्कृत काल में रहने वाला सूक्ष्म भेद अब कम रह गया है। यानी भेद तो संस्कृत काल में भी बहुत ही सूक्ष्मता है और विसर्ग है में, लेकिन अब वह और भी कम हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।